हेलो डियर स्टूडेंट, 2025 का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। महीने भर का ही समय बचा है और अगर प्रीलिम्स निकालना है तो लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज ये पार्ट 3 है। मतलब ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं इन पे हम लगातार कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको ये वीडियोस मिलते रहें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। 2024 के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, ये लॉजिकल थिंकिंग भाई क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं नॉलेज से बढ़ के है। तो ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हमारी बुद्धि भी सही से काम करे और हम जो भी पढ़े हैं उन सब का पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो ये प्रीलिम्स प्रीलिम्स हमारा निकल सकता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आराम से 20 25 30 मार्क्स तक एक्स्ट्रा आप पा सकते हैं। बस इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनको छोड़ना नहीं है। शुरू करते हैं आज पार्ट 3। ध्यान रखिएगा, 2 पार्ट और हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिए, तब जाके आपकी जो है और ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि ओपन हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब यूपीएससी ने 2024 में ये सवाल आया, सिंपल सा सवाल क्या लिखा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है भैया, विचार कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 3 पॉइंट लिखा है। सबसे पहला लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दूसरा है मोटर व्हीकल्स और तीसरा लिखा है करेंसी स्वैप। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वित्तीय साधन माना जाता है। वित्तीय साधन, वित्तीय साधन मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही होगा। अब उसी पे बेसिक सा सवाल है। देखो, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके बदले हमें कुछ पैसे मिल जाए या अगर हम उसमें पैसे डाल रहे हैं तो हमें पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सीधी सी बात है, एक पत्र होगा यानी कि कोई एग्रीमेंट होगा, उसको आप इंस्ट्रूमेंट कह दीजिए। फाइनेंशियल मतलब पैसे के लिए हो रहा है। अब सवाल है कि आप अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं तो ये क्या माना जाएगा। सीधी सी बात, एक वित्तीय साधन है। क्यों है? क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले पैसा मिल रहा है, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के बाद वो कहीं ना कहीं ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि हम उसको दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा है, मोटर व्हीकल। क्या लिखा है, मोटर व्हीकल। अब आप जरा ये बताइए, मोटर व्हीकल जो है क्या वो वित्तीय साधन है? सोचने वाली बात है भाई, है ना। क्या उसमें पैसा डाल सकते हैं? नहीं ना। वो तो एक तरह से फिजिकल असेट हो गई ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि सीधी सी बात है ये नहीं है। करेंसी स्वैप का मतलब हो गया कि जैसे मेरे पास रुपया है, हम रुपए को वही ट्रांसफर करना चाहते हैं किस में, डॉलर में, तो ये होता है करेंसी स्वैप। और जब अब हमें इस ये डाले तो ये मिला ना, उसी तरह ध्यान रखिएगा इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल, जो हमारा पैसा होता है वो भी फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। लेकिन मोटर व्हीकल, थोड़ा सा भी लॉजिकल थिंकिंग आप लगाए होते तो ये आराम से आप बिल्कुल गलत काट देते। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, दूसरा ऑप्शन कट गया। तो जहां 2 है उसको काट दीजिए। तो पहला और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। रुकिएगा, ये नहीं कि आप नहीं पता। नहीं पता कैसे नहीं पता, ऐसे करते जाओगे तो यूपीएससी का हर सवाल यही होगा, नहीं पता। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगाइए। क्या सच में मोटर व्हीकल हो सकती है? सोचने वाली बात है। और पढ़ने के बाद आपको लग भी जाना चाहिए, नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बस यही समझिएगा। और भी जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो भी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग असेट। भैया इसमें से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्या क्या? ब्रांड की पहचान, इन्वेंट्री, ठीक है, बौद्धिक संपदा और ग्राहकों की मेलिंग सूची, यानी कि ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब इसमें से ये कह रहा है कि इसमें अमूर्त निवेश किसे कहेंगे, यानी कि एक तरह से इंटेंजिबल इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे, यानी कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे। देखो, इंटेंजिबल चीजें वो होती हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली अवेलेबल नहीं है। फिजिकली, है ना, ध्यान रखिएगा, फिजिकली अवेलेबल नहीं, यानी कि हम उसको टच या छू नहीं सकते, उस पर कोई चीजें हम फील नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि नाउ आईएएस है ना। अब ये क्या है भाई,
ये एक तरह का ब्रांड रिकग्निशन है ना, क्योंकि हम इसी नाम से क्लास कर रहे हैं। ये ब्रांड रिकग्निशन, क्या उसको मैं छू सकता हूँ? नहीं ना, बस उसको फील किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो हम ऐसा माने। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, इन्वेंट्री। क्या लिखा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जानते हैं आप क्या होता है? सामान, यानी कि कोई सामान। इन्वेंट्री जैसे आपकी दुकान है, दुकान में जो भी आपने सामान रखा है, जैसे यहाँ मैं हूँ तो ये बुक्स वगैरह, ठीक है, तो ये बुक क्या है? एक तरह की इन्वेंट्री है, राइट। तो उसी तरह आप यहाँ पे इसको क्या मानेंगे? क्या ये इंटेंजिबल है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, तो काट देते हैं। चलिए, ये वाला ऑप्शन कट गया, है ना। ये लॉजिकल थिंकिंग है, बस अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ा, वहां से सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मतलब मेरे अंदर मैंने पढ़ लिख के जो कमाया है, उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे चैट जीपीटी किसी ने बनाया, है ना, किसी ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, किसी ने, अब जानते हो, रॉकेट बना दिया, तो ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या उसको छू सकते हैं? नहीं भाई, वो इंटेलिजेंस आपके दिमाग में है। बिल्कुल, तो ये भी है। अब आगे क्या लिखा है? मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। अगर आपको हम एक मेल करें, उसमें ऐसे बच्चों का बता दें कि ये 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, इनके फोन पे बात कर लो, एडमिशन ले लो, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक ऐसी लिस्ट है जो इंटेंजिबल है, यानी कि फिजिकली तो नहीं है, लेकिन बात करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल है। यानी कि 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ओनली 3 आर करेक्ट। ओनली 3 आर करेक्ट, केवल 3 सही है। कितना सिंपल है ना। बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग से हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और आपको भी यही करना है, ध्यान रखना, आपको भी यही करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में यूपीएससी ऐसे 20-25 क्वेश्चन बनाता है, ध्यान रखना, 20 से 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो हर क्वेश्चन में क्या दे रहा है? हिंट। और बस उसी हिंट को पकड़ना, अगर आप हिंट पकड़ गए तो आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन तो और खूबसूरत है, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, ठीक है। क्या लिखा है? विद द रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। अब हो सकता है आपने इस योजना के बारे में ना पढ़ा हो, या पढ़ा हो तो उतना अच्छे से याद ना हो, लेकिन फिर भी ये सवाल आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कैसे? क्या लिखा है? योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से लेकर 40 वर्ष है, यानी कि एज ग्रुप जो है भाई इनरोलमेंट का इस स्कीम में 21 टू 40 ईयर्स है, ठीक है। हो सकता है नहीं पता एग्जैक्टली, आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट मतलब कि अंशदान किया जाएगा, यानी कि एक एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मेरा मान लो 21 साल मेरी उम्र है, किसी की 40 साल उम्र है, तो भाई 21 वाला कम पैसा देगा, 40 वाला ज्यादा देगा। मतलब एज के हिसाब से आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जिससे आप वो सब पा पाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है सही। इसके बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है। तीसरा, योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रतिमाह में पेंशन मिलेगी, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बात किसकी कर रहा है? 60 एज की, और 60 साल के बाद कहीं ना कहीं एक मिनिमम पेंशन मिलने की बात कर रहा है, तो ठीक है, कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा है? पारिवारिक जो पेंशन होगी, पत्नी, पति और पत्नी और अविवाहित बेटियों पर लागू होगी। अब यही आपको पकड़ लेना है कि फैमिली पेंशन तो ठीक है भैया, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी अविवाहित जो लड़की है वो कहां से बीच में आ सकती है पेंशन के मामले में? आपने कभी भी देखा होगा पेंशन किसको मिलेगा? जो पिता है वो, या उसकी पत्नी यानी कि माता जी। उसके अलावा तो किसी और को नहीं मिल सकता ना। अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया? हिंट दिया कि क्या आप जब पेंशन स्कीम के बारे में कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, क्या आप इतना दिमाग लगा पा रहे हैं? और ये स्टेटमेंट लास्ट में क्यों डाला यूपीएससी ने? वो इसीलिए डाला, क्या इसको पकड़ के तुम कुछ बेहतर कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तब तो बहुत बेहतर, नहीं पकड़ा तो वही कहोगे पता ही नहीं है, गलत करके आओगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? अनमैरिड डॉटर तो नहीं हो सकती, क्योंकि पेंशन के बारे में भैया हमने भी देखा है
पति और पत्नी को मिलता है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन है। अब ध्यान रखना, अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये तो हो सकता है प्रोविजन में हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ऐसा कोई प्रोविजन यूपीएससी या सरकार नहीं बनाती जिसमें बेटियों को पेंशन वगैरह बाप की मिलने लगे। नहीं बन सकता भाई, क्योंकि सरकार, सीधी सी बात है, बेटियां अलग हैं, पुत्र अलग हैं, उनका सेगमेंट ही अलग होता है। इस बात को ध्यान रखना, शुरू से ऐसा रहा है। तो इसको आप काट दीजिए। अगर चौथा हम निकाल दें तो ये और ये ऑप्शन तो कट गया, यानी कि पहला ना इसमें है ना इसमें है, यानी कि पहला ऑप्शन भी तो गलत है। पहला ऑप्शन भी गलत है, और कहीं ना कहीं एज स्पेसिफिक वाला मामला एकदम बेस्ट लग रहा है। तो और तीसरा वाला तो मैं कहीं ना कहीं बी ऑप्शन को लेके कट कर दूंगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बस आपको ऐसे ही जब पूरा सवाल पढ़ेंगे, और एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बड़ा दिखे हमेशा याद रखना है आपको चौथा वाला स्टेटमेंट बहुत फोकस से पढ़ना है, बहुत फोकस होके पढ़िए। सबसे ज्यादा फोकस आपको यहीं पे करना है। क्यों करना है मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यूपीएससी चौथे स्टेटमेंट में ज्यादातर क्वेश्चंस में इस स्टेटमेंट में आपको फंसाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, और यहीं से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट पा सकते हैं। जब भी सवाल बढ़ाए थोड़ा कोशिश करके फोर्थ स्टेटमेंट तक बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, जब हर एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पढ़नी होती हैं तो दिमाग लास्ट स्टेज तक जाते जाते उतना सीरियस नहीं होता। ऐसा होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर प्रीलिम्स निकालना है तो सीरियस तो होना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, तो ऐसे ही करके आपको एग्जाम में सफलता आप पा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन को नहीं आते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अर्थव्यवस्था का सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ पेयर्स दे रखे हैं, उन पे देखते हैं। सबसे पहला लिखा है आर्थिक गतिविधि क्षेत्र, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर। 4 सेक्टर के बारे में बात कही गई, यानी कि 4 पॉइंट में बात कही गई है। पहला लिखा है कृषि उपज का भंडारण द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्या है, सेकेंडरी इकोनॉमी सेक्टर है। अच्छा, दूसरा डेयरी फार्म प्राथमिक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि कौन सा क्षेत्र होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, तीसरा मिनरल एक्सप्लोरर टर्शरी होगा, और बेबिंग क्लास सेकेंडरी होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से ये बातें बच्चों को बताना शुरू किया जाता है कि भैया प्राइमरी क्या है। प्राइमरी मतलब होता है वो चीजें जो हमें सीधा अर्थ से मिलती हैं या फिर हमें नेचर से मिलती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, अब जो चीज हमें मिली, जो अर्थ से मिला, उसका हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग। उसका जब हमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। राइट, और जब इन दोनों का मिला के उस पे हम क्या देने लगे, सर्विस देने लगे, तो वो क्या हो जाएगी, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी हो जाएगी, मतलब तृतीयक हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, सर्विसेज है, ध्यान रखिएगा। तो सर्विसेज हो गया। अब जैसे आपने आया मेरे घर पे, कहा कि भैया मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरी बाइक रख लीजिए या मेरा कोई सामान रख लीजिए। अगर मैं किसी का सामान रख रहा हूँ तो वो क्या होगा, सर्विस देना, यानी कि टर्सरी। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम जहां पर हम कोई सर्विस वगैरह देते हैं, वहां पे हम, ध्यान रखना, दूसरे की बस हेल्प करते हैं। जैसे हम आपकी यहाँ हेल्प कर रहे हैं, तो वो होती है सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ना ऑप्शंस के। सबसे पहले लिखा है कृषि उपज का भंडारण। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कोल्ड स्टोरेज ओपन किया। अब आप सोचिएगा जरा, मैंने एक कोल्ड स्टोरेज ओपन किया, एक बंदा है जो किसान है, वो कह रहा है कि मेरे धान और चावल हुए हैं भैया, इसको आप कोल्ड स्टोरेज में रख लीजिए। तो मैंने क्या किया, सर्विस दी, या मैंने उसको प्राइमरी में रखेंगे, या मैंने कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया। कहोगे सर मैंने तो सर्विस दी, क्यों, क्योंकि मैंने दूसरे का सामान अपने घर में रख लिया या अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लिया, और उसका मैं क्या करूंगा, पैसा चार्ज करूंगा। बिल्कुल, तो यहां क्या लिखा है, लॉजिकल थिंकिंग वाला है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल रट्टू तोता वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ओके, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, डेयरी फार्म प्राथमिक, क्यों कि डेयरी क्या होती है, गाय भैंस जो कि नेचुरल हैं और उनसे हमें चीजें मिल रही है। बिल्कुल भाई, चलो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है।
तीसरा तीसरा क्या लिखा है? तीसरे में लिखा है खनिज अन्वेषण जो त्रियतक है, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरल। अब बताओ भैया मिनरल कहाँ मिलता है? मिनरल मिलता है हमारी अर्थ में। मिनरल कहाँ मिलता है? अर्थ में, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो वो टर्सरी कैसे हो गया? वो तो प्राइमरी होना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी होना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या लिखा है? बेबिंग क्लॉथ, यानी कि कपड़ा बुनना द्वितीयक है। कपड़ा बुनना यानी कि क्या कर रहे हो? कपड़ा बुन रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो किस में आएगा? ध्यान रखना, वो सेकेंडरी में आएगा। और जब सेकेंडरी में आएगा तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं और दो स्टेटमेंट गलत हैं, यानी कि ओनली 2। इससे सिंपल कुछ था क्या लाइफ में? बोलिए। 2024 का सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को गलत किए। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं लगाना चाहते। आप अगर इतना भी, मुझे इस क्वेश्चन को यहां करने में इतनी देर में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा, अगर आप टाइम देखेंगे तो। एग्जाम में इतना आप दिमाग दौड़ाओगे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सही करके आओगे। लॉजिकल थिंकिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, एलिमिनेशन को भूलो, लॉजिकल थिंकिंग पे आइए, लॉजिकल अप्रोच पे आइए। आप देखेंगे कि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे और प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, लिखा है पायरोक्लास्टिक मलबा। अब पायरोक्लास्टिक मलबा क्या होता है? सीधी सी बात है, जब कोई चट्टान है वो टूटती है, कोई चट्टान या कोई पत्थर टूट के बिखर जाता है तो उसको कहते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? राख और धूल। ठीक है, ऐश एंड डस्ट। तीसरा है नाइट्रोजन यौगिक, चौथा है सल्फर यौगिक, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर। अब पूछ रहा है कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसमें से कौन कौन से चीजें निकलेंगी, है ना? यानी कि वोल्केनिक एरप्शंस में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे। अब पहला वाला क्या है? पायरोक्लास्टिक, है ना, मलबा। अब ये क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ये मलबा तो वही वाला है, यानी कि पत्थर और रॉक जब टूट जाते हैं तो वो होता है, तो बिल्कुल ये बात तो है। और धूल और राख तो निकलेगी। नाइट्रोजन और सल्फर ये सब चीजें क्या है? हमारे अर्थ में है, क्रस्ट में है। तो जब क्रस्ट टूटेगी तो ये निकलेंगे निकलेंगे, क्योंकि हर चीजें तो पृथ्वी में है ना भैया। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी होगा ये भी होगा, यानी कि सब होंगे। ऑल फोर। सोचना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था। लेकिन पता है कुछ लोग सिर्फ 3 मार के आए ये वाले, ठीक है, सिर्फ ये वाला सी ऑप्शन चूज करके आए। सोचिए आप, मतलब कि क्या मैं बताऊं कि थोड़ा सा विचार भी नहीं करते, बस अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। नॉलेज से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के कितने प्रावधान में संशोधन कर सकती है? हो सकता है ये सवाल लगभग लगभग लोग आराम से सही कर पाएंगे, यानी कि हाउ मेनी वे टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरीके हो सकते हैं इनमें से। तो हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ देंगे बिल्कुल तब अमेंड हो जाएगा, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं वेरिएशन, या कुछ निरसन यानी कि रिपील कर सकते हैं, कुछ चीजें हटा देंगे। यही 3 तरीके तो हो सकते हैं भाई, कुछ जोड़ दो, कुछ हटा दो, या फिर कुछ परिवर्तित कर दो। सही बात है भाई, सही बात है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये सवाल वैसे बेसिक लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं, वैसे भी आप सोच सकते हो। मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग इसको सही करेंगे, उम्मीद ही नहीं है कि गलत हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल बहुत शानदार है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या लिखा है? भारत में कॉरपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे सीएसआर कहते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंडिया, उसके रूल्स को लेके कुछ बातें लिखी हैं, बताइए। ठीक है भाई, क्या लिखा है? अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना उत्तरदायित्व की बात है। इतना दिमाग में पहले लेके चलिए। सवाल क्या लिखा है? सीएसआर के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसे व्यय जो सीधा कंपनी या उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सीएसआर गतिविधि के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो भैया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई डायरेक्टली हम किसी मतलब एम्प्लॉयज को या कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं तो वो सीएसआर में नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कंपनी का फायदा होगा,
समाज का काहे होगा, ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। दूसरा क्या लिखा है, सीएसआर नियम के तहत सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम व्यय निर्दिष्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो सीएसआर का रूल है उसमें लिखा है कि डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। यानी कि सीएसआर है लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मिनिमम कितना खर्चा करो, तुम्हारा जो मन करे वो कर दो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की, शब्द देखिए लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कह रहा है कि मिनिमम कुछ स्पेंडिंग नहीं है, ये फिक्स नहीं करेंगे। अब सोचो जरा, अगर आपसे तुम्हारे पापा कहें कि भैया घर पे अकेले हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम्हारी, तो वो क्या तुम्हें कुछ नहीं बता के जाएंगे, मिनिमम कुछ तो फिक्स करेंगे, गेट मत खोलना, बंद ना करना, कुछ तो मिनिमम होगा। सोचने वाली बात है ना, बार बार कह रहा हूं, सोचने वाली बात है। पता है जो बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ रखा है, जैसे मान लेते हैं वो IITians हैं, या फिर जो ये लोग काहे ज्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से सोच पाते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब जो टॉप में आते हैं उनको देखो ना, वो क्यों, क्योंकि वो चीजें समझते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग काम कैसे करती है। अब यूपीएससी देखो मैंने क्या बोला, हिंट देगा, हिंट दे रहा है कि भैया हम बात किसकी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके साथ मिनिमम स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं कि नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मिनिमम तो कुछ ना होगा ना कि भैया इतना खर्चा करो, इतना तो खर्चा करो समाज पे, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो पहला बिल्कुल सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे, है ना मस्त। ऐसे ही ध्यान रखना, और जब तक इस लेवल की थिंकिंग नहीं रखोगे ना, नहीं होने वाला। यही थिंकिंग आपकी, ये टेस्ट करते हैं आपके इंटरव्यू में भी कि कितना इंसान लॉजिकल है, कितना बेस्ट तरीके से वो सोच सकता है। ठीक है, तो अपने बुद्धि को बढ़ाइए, इस टाइप से चीजें हमारे साथ सीखते जाइए, एग्जाम तक आप देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक, उसके साथ साथ मैं कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ आंसर राइटिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, सिर्फ 50 बच्चों के लिए है, जिसमें हम आपको PYQ मेंस की किताब देंगे 500 पेज की PDF में, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको 25 पेपर्स मिलेंगे, थीम वाइज जीएस पेपर 1 2 3 4 और एसए के नोट्स मिलेंगे। कुल मिला के 120 दिन हमारे साथ पढ़िए, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग सिनेरियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, इतना कुछ सीखेंगे जितना शायद आप इसके पहले लाइफ में कभी सीखा हो कि आंसर राइटिंग, और आके करिए, है ना। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक देख रखा है ग्रुप का, किसके नाम से होगा, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से, बस जाइएगा वैसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या सीधा आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और बात कीजिए, आज की आज अपनी सीट फुल कीजिए, क्योंकि 50 सीटें तुरंत की तुरंत बहुत तेजी से फुल हो जाती हैं। ठीक है, बताना मेरा जानते हो कर्तव्य है, मैं बताता रहूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन फाइनल कराइए, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। पिछली बार कई सारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त सेशन होगा, मजा बहुत आएगा कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट में जरूर कमेंट बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय बाय।